नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और एचएसएससी की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इंडिया जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं जो एचएसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ में वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं और साथ में आपके स्टैटिक जीके। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम एक साथ कवर करें इस सीरीज के अंदर। आपकी ये कंप्लीट 969 पेज की पीडीएफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें से 206 पेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो पीछे की क्लास अगर नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछली क्लास में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अनपढ़ जो है वो राजा कौन था, सबसे अनपढ़ राजा कौन था मुगल शासन के दौरान। तो उसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, उसका आ जाएगा अकबर। अब देखो, क्योंकि अकबर जो इसका जन्म 1542 के अंदर होता है और उसके बाद 1556 में इसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो इसीलिए मात्र 14 वर्ष की उम्र में जो है इसका राज्याभिषेक जो कर दिया जाता है। तो बेचारे को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, स्कूल जाने का टाइम ही नहीं मिला, तो इसीलिए अनपढ़ रह गया। तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा द्वारा द्विविभाजित नहीं है। तो कर्क रेखा की बात करें, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में तो कर्क रेखा ही बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये भारत के कुल कितने राज्यों में से गुजरता है। तो ये भारत के टोटल 8 राज्यों में से जो है ये गुजरता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से गुजरता है, 8 में से। अब वो 8 कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए कौन सा, तो सबसे पहले गुजरात के अंदर आता है। गुजरात में एंट्री करने के बाद उसके बाद आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा राजस्थान के अंदर, उसके बाद मध्य प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश के बाद आपका कौन सा, तो त्रिपुरा, और उसके बाद मिजोरम। तो ये आपके 8 राज्य जो है वो हो जाएंगे जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। अब देखो, ध्यान रखना है, पहले गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर, उसके बाद राजस्थान की जयपुर आपको पता है, मध्य प्रदेश की भोपाल हो जाएगी, छत्तीसगढ़ की आपकी रायपुर हो जाएगी, झारखंड की रांची हो जाएगी, पश्चिम बंगाल की कोलकाता हो जाएगी, और त्रिपुरा की आपकी अगरतला, और मिजोरम की आइजोल जो है ये इनकी राजधानी तो सभी की याद रखनी है। और दूसरी बात, मैप जो है वो अच्छे से कवर कर ले, मैप से आपके लगभग क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। काफी सारी जीके में जिनको दिक्कत है ना समझने में या ज्योग्राफी समझने में या किसी भी तरह की, तो वो आधी से ज्यादा दिक्कत आपकी मैप से खत्म हो जाएगी, चाहे वो इंडिया की बात करें, चाहे वर्ल्ड की, चाहे हरियाणा की। अब देखो, यहाँ पे एक हरियाणा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि हरियाणा जो है किसके उत्तर में या किसके नॉर्थ में 300 मील है, 300 मील दूर है, या किसके आपके उत्तर में 300 मील दूर है, तो वो कौन हो जाएगा, वो यही कर्क रेखा जो है वो हो जाएगी, जो एचएसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। कर्क रेखा जो है वो इसका राइट आंसर, हरियाणा कर्क रेखा। अब देखो, कर्क रेखा कहां पे है, यहाँ पे, इसको 300 मील, यानी कि हरियाणा यहां पर है, तो ये टोटल कितनी 300 मील दूर है हरियाणा आपका कर्क रेखा से, और उत्तर की साइड हरियाणा पड़ता है। तो ये हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अपना कितने, आप गुजरात, राजस्थान, टोटल आप देख सकते हैं 8 राज्यों में से ये गुजरता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, और बाकी ये सारे के सारे नोट कर लेना। और देखिए, गुजरात में से भी गुजरता है, पश्चिम बंगाल में से भी, राजस्थान में से, उड़ीसा जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे उड़ीसा कहाँ पे पड़ता है तो ये भी देख सकते हैं। मैप के अंदर मैं कह रहा हूँ जितनी चीजें आप क्वेश्चन करो ना इस तरह के, तो मैप में आप सारी चीजें देखते हुए चलो, उससे बहुत सारे डाउट जो वो क्लियर हो जाएंगे। ये यहाँ पे उड़ीसा पड़ता है, देखो ये आपके कर्क रेखा के पास भी नहीं है, थोड़ा सा दूर पड़ेगा, तो ये आपका उड़ीसा जो है वो हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, यहाँ पे किस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी में हुआ है और कच्छ के रण से होकर अरब सागर में जो है वो गिरती है। तो कच्छ के रण आपके गुजरात के अंदर, तो आपकी कौन सी, तो आपकी लूनी जो है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका हो जाएगा लूनी। और 74 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 76 देखो, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं रहा। मौलिक अधिकार की बात करें तो जब मूल संविधान जो था, मूल संविधान, इसके अंदर मूल संविधान में आपके कुल कितने जो मौलिक अधिकार थे, तो 7 जो है वो मौलिक अधिकार थे, और 7 मौलिक अधिकार में से एक जो है वो हटा दिया गया, कौन सा था, संपत्ति का अधिकार। तो ये अभी 7 हटा दिए गए, अब कितने हैं प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में अब 6 हैं। अब कितने हैं, अब 6 हैं वर्तमान में। और संपत्ति का अधिकार अगर हम बात करें ये किस में था, तो आर्टिकल 30 में था, आर्टिकल 30 में नहीं, आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 31 में था ये, और इसको यहां से हटाकर किस में कर दिया गया, आर्टिकल 300 ए में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया, आर्टिकल 300 ए के अंदर।
कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 का, इसके तहत संपत्ति का अधिकार जो है इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कौन सा अधिकार बना दिया? एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया विधिक अधिकार, विधिक या कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो अगर बात करें मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की, तो ये आपके भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत है, आप सभी को पता है। आर्टिकल कौन कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल आपका 1, 2, 3, 5, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। कहां से हमने इनको अडेप्ट किया? अमेरिका से जो हमने इनको लिया हुआ है, तो ये आप नोट कर लेना। अब देखो शोषण के विरुद्ध एक अधिकार जो दे रखा है, ये आपका किस आर्टिकल के तहत है? तो ये आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 23 और 24 जो है इसके अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और इसमें आपका आर्टिकल 24 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत क्या दिया गया है? 14 से कम जो आपके बच्चे जो है, 14 से कम बच्चों जिनकी बाल मजदूरी जो करवाई जाती है वो किसके अंतर्गत यानी शोषण किया जाता है, वो आर्टिकल 24 के तहत। आर्टिकल 24 में 14 से जुड़ा हुआ है, तो ये ध्यान रख लेना। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आपके स्वतंत्रता के अधिकार जो है उसके बारे में वर्णन है। उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 29 और 30 के अंदर जो है वो है किसका? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का। 30 के बाद 31 आपका था संपत्ति का अधिकार, जो हटा दिया गया, 300A में इसको शिफ्ट कर दिया गया। और 31 के बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 32 जो है वो आ जाता है, जो हमारा किससे जुड़ा हुआ है? जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये हो जाएगा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसको आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको संविधान की आत्मा बोला गया है, संविधान की आत्मा। और किसने बोला है संविधान की आत्मा? तो वो बोला है भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने बोला संवैधानिक उपचारों को जो है आपका संविधान की आत्मा। तो ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आर्टिकल 32। अब जो कांस्टेबल के जो पेपर हुए थे उसमें लगभग पेपर में आपके सामने आए थे कौन से? रिट के बारे में क्वेश्चन। रिट के बारे में क्वेश्चन आया था कि ये आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो हो जाएगा। परमादेश जो है ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, ये टोटल कितने? टोटल 5 रिट जो होते हैं, टोटल 5 रिट। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके आर्टिकल 32 में ही आते हैं। रिट के बारे में अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए यह ध्यान रख लेना कि टोटल 5 रिट होते हैं आर्टिकल 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा बोला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो ये सारे के सारे नोट कर लेना। और ये फंडामेंटल राइट जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो HSSC के, SSC के, रेलवे के हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, वर्ष 969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन जो वो किया गया। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1969 में। 1969 के अंदर सबसे पहले जो है टोटल 14 बैंकों का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया, टोटल 14 बैंकों का। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। उसके बाद दोबारा से 1980 के अंदर 15 अप्रैल 1980 को जो है दोबारा से 6 बैंकों का जो है वो आपका राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंकों का, ये आपका कितना? 15 अप्रैल 1980 को, ये आपका 19 जुलाई 1969 को। टोटल कितने? 20 बैंकों का यहाँ पर जो है 1980 तक वो राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये भी ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे 969 पूछा, क्या पता 1980 पूछ ले। तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके साथ ही आरबीआई की बात कर लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इससे जुड़े हुए आरबीआई के आपको पता है जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम कवर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि कांस्टेबल के हर एक पेपर के अंदर आपके सामने ये क्वेश्चन देखने को मिला था। आरबीआई की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया जाता है, नेशनलाइजेशन जो है वो किया जाता है। तो ये भी ध्यान रख लेना। अब देखो नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे जब बात हो चुकी है, एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो इन्हीं हम जो जीके की सीरीज करें इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि दशमलव मुद्रा प्रणाली जो है वो कब शुरू की गई? दशमलव मुद्रा प्रणाली, तो ये कब की है? अगर आपको याद होगा, अगर पहले की क्लास देखी होगी तो आपको याद होगा। तो आप पीछे के नोट्स अपने जाकर चेक करें, HSSC के द्वारा पूछा गया। देखो अगर हम बात करें 1957 को ये दशमलव मुद्रा प्रणाली जो वो शुरू की गई। और इससे पहले अब ये दशमलव मुद्रा प्रणाली थी क्या? तो इससे पहले क्या था?
हम अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं 1 रुपए के अंदर पहले कितने 16 आने जो है वो हुआ करते थे, पहले आने चला करते थे। आज पैसे गिनते हैं, पहले आने हुआ करते थे। तो वो 16 आने जो है इनको यहाँ से हटाकर 1 रुपए को 100 अलग अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, यानी 100 पैसे में जो है कन्वर्ट कर दिया गया। ये थी दशमलव मुद्रा प्रणाली जो कि 1957 के अंदर जो है वो शुरू हुई थी। तो ये नोट कर लेना। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क जो है वो वसूल किया जाता है, यानी किन प्रोडक्ट्स पर जो है आपका प्रोडक्शन जो टैक्स जो है वो वसूल किया जाता है। प्रोडक्शन, अब देखो प्रोडक्शन टैक्स किस में होगा, तो उसके प्रोडक्शन पे ही होगा ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब ये तो इंपोर्ट का हो गया, ये एक्सपोर्ट का हो गया, ये सेल का हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। कर्नाटक संगीत के साथ निम्न में से किसका संबंध नहीं है, तो ये आपका भातखंडे ऑप्शन नंबर सी। श्यामा शास्त्री जो है इनका हो जाएगा, त्यागराज हो जाएगा, मुथु स्वामी दीक्षितार जो है इनका हो जाएगा। देखो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक जो है इसकी स्थापना पहले इसको मैसूर के नाम से जाना जाता था 1 नवंबर 1956। हरियाणा का गठन हुआ उससे 10 साल पहले की बात है, पूरा एग्जैक्ट 1 नवंबर 1956 को जो है कर्नाटक की स्थापना होती है। कैपिटल इसकी कौन सी, बेंगलुरु जो वो कैपिटल हो जाएगी बेंगलुरु, जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से हम जानते हैं। इसके गवर्नर कौन अभी प्रेजेंट टाइम में, थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत जो है वो भी प्रेजेंट टाइम इसके गवर्नर है। और सीएम कौन हो जाएंगे, तो बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई जो है वो भी इसके प्रेजेंट टाइम में क्या हो जाएंगे, आपके सीएम हो जाएंगे। क्योंकि एचएसएससी थोड़ा सा एडवांस हो चुकी है तो हमें ये चीज भी साथ में ध्यान रखनी है। आगे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो करते हैं। राष्ट्रीय गान की रचना किसने की, देखो सबसे पहले राष्ट्रीय गान की बात कर लेते हैं। एक तो राष्ट्रीय गान हो जाएगा, एक राष्ट्रीय गीत हो जाएगा। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान की बात करें तो ये किसके द्वारा रचना की गई, तो रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो पता ही है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनकी रचना हो जाएगी, रविंद्रनाथ टैगोर की। दूसरा इसका टाइम कितना है, तो 52 सेकंड जो है इसका टाइम हो जाएगा टोटल। और अगर हम बात करें लघु टाइम यानी शॉर्ट टाइम, इसका पीरियड कितना, शॉर्ट में गाने के लिए 20 सेकंड जो है वो लगते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इसको पहली बार कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 का जो है कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था, कोलकाता अधिवेशन, उसमें जो है इसको गाया गया था राष्ट्रीय गान को। और ये जो कोलकाता अधिवेशन था ना, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन था, इसका अध्यक्ष कौन थे, तो विष्णु नारायण दत्त जो है, विष्णु नारायण दत्त जो है वो इसके आपके क्या थे, अध्यक्ष थे। कोलकाता अधिवेशन जो कि 27 दिसंबर 1911 का जो कोलकाता अधिवेशन जो था, ये हो गया। ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने, ये आपके हो गए राष्ट्रीय गान से जुड़े हुए। वैसे ये तो हो गया भारत का राष्ट्रीय गान। बांग्लादेश जो है उसका भी राष्ट्रीय गान किसने, रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने आपका जो है, जो बांग्लादेश का अमार सुनार बांग्ला जो है वो भी किसकी रचना है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्हीं की रचना है। दूसरी बात कर लेते हैं राष्ट्रीय गीत की। अब राष्ट्रीय गीत जो है ये आपका किसकी रचना है, देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो इनको यहाँ पे दिया जा सकता है। दूसरा देखो इसको सबसे पहले कब गाया गया, तो सबसे पहले कब गाया गया, 1896 में जो है पहली बार गाया गया। और एक इंपॉर्टेंट बात कि सबसे पहले 1896 में गाया किसने था, तो वो गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो वो इसको गाया था, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट इसको कहां से लिया गया, आनंद मठ से जो इसको लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास है जो कि किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का। और इसी आनंद मठ के अंदर सन्यासी विद्रोह जो है उसका वर्णन किया गया है। तो ये हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो राष्ट्रीय गीत जो है इसका आपका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, किसने किया था, अंग्रेजी में अनुवाद, और एक किया था उर्दू में अनुवाद। ये दोनों के दोनों भी नोट कर लेना। देखो अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा ना, अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है इसने किया था, अरविंद घोष इसने किया था किसका, आपका अंग्रेजी में अनुवाद। और उर्दू की बात करें तो किसने, आरिफ मोहम्मद इकबाल। आरिफ मोहम्मद इकबाल जो है इन्होंने किया था, आरिफ मोहम्मद इकबाल इन्होंने किया था उर्दू में ट्रांसलेशन। तो ये आपके वो क्वेश्चन है जो इनसे बनते हैं आपके राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत से। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इन दोनों से जुड़ा हुआ है, और अभी कल ही के दिन जो है वो डेट गई है, कौन सी, आज हो गई 25 जनवरी। तो 24 जनवरी 1950 को जो है इनको अपनाया गया। यानी कि सबसे पहले, यानी कि इनको कब स्वीकृत किया गया राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को, तो ये आपके 24 जनवरी 1950, आज 25 है, कल ही के दिन जो इनको अपनाया गया था। और उसके बाद आपको पता है 26 जनवरी के दिन ये गाए जाते हैं। तो 24 जनवरी 1950 जो है इनको अपनाया गया था, स्वीकृत किया गया था राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के तौर पे। तो ये सारे के सारे नोट कर लेना। अब देखो
राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद इकबाल की बात करें तो इन्होंने कौन सा तराना ए हिंद, तराना ए हिंद जो है वो किसकी रचना है, वो है मोहम्मद इकबाल की। अब तराना ए हिंद कौन सा है, तो आपको याद होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको बोला जाता है तराना ए हिंद, और ये रचना रहेगी मोहम्मद इकबाल की। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। वह पहली भारतीय महिला जिसने ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया था। ज्ञानपीठ की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कौन सा, ज्ञानपीठ। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहली बात किस क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए जो है ये दिया जाता है। और साहित्य के लिए तो चलो ठीक है दे दिया, लेकिन किस भाषा में दिया जाता है, तो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अंदर, आप सभी को पता है अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं जो है उनका वर्णन जो है वो रहेगा। और इन 22 भाषाओं में प्लस में एक आपकी कौन सी, अंग्रेजी, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है अंग्रेजी जो है वो भारतीय संविधान के अंदर शामिल नहीं है 22 भाषाओं के अंदर। तो 22 प्लस में एक अंग्रेजी, टोटल इन 23 भाषाओं के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है लिटरेचर साहित्य का जो है वो अवार्ड जो है वो दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबसे पहली बार 1965 के अंदर दिया गया, और 1965 के अंदर किसको दिया गया, जी शंकर कुरूप। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। जी शंकर कुरूप जो है इनको दिया गया था मलयालम भाषा में, मलयालम भाषा के लिए इनको जो है वो दिया गया था जी शंकर कुरूप को। ये हो गया 1965 के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, पहली महिला के बारे में पूछा गया। अगर पुरुष की बात करता तो जी शंकर कुरूप के साथ जाते, लेकिन नहीं साथ तो क्या जाते, मतलब इसको राइट आंसर टिक कर देते जी शंकर कुरूप को। और पहली महिला की बात की गई है तो आशापूर्णा देवी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। आशापूर्णा देवी, इनको 1976 के अंदर जो है वो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। देख सकते हैं 1965 से लेकर 76-75 तक 10 साल तक कोई भी महिला जो उनको नहीं दिया गया। और उसके बाद पहली बार बंगाली भाषा के लिए आशापूर्णा देवी जो है इनको पहली बार दिया गया था। इनकी कौन सी, तो प्रथम प्रीति श्रुति जो है इनकी एक रचना थी जिसको द फर्स्ट प्रोमिस को बोल सकते हैं, ये रचना थी, इसके लिए जो इनको दिया गया था। अमृता प्रीतम, मोस्ट इंपोर्टेंट जो HSSC के 2021 के एग्जाम में पूछा गया। अमृता प्रीतम इनको कब दिया गया, इनको दिया गया 1981 के अंदर। और किस भाषा के लिए, पंजाबी भाषा के लिए। और किस रचना के लिए, तो इनकी रचना कौन सी थी, कागज ते कैनवास। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कागज ते कैनवास जो है वो इनकी रचना थी। अमृता प्रीतम पंजाबी के लिए इनको 1981 के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया। 1981 के बाद 1982 में आते हैं। 1982 के अंदर महादेवी वर्मा जो है इनको दिया जाता है हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के लिए जो है वो दिया जाता है महादेवी वर्मा को। तो ये आपका इंपॉर्टेंट। महाश्वेता जो है इनको दिया गया 1996 के अंदर बंगाली भाषा के लिए। अब ये तो हो गए अपने जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो 2017 के अंदर, 2017 के अंदर जब वो किसको दिया गया, ये HSSC के 2021 के एग्जाम में पूछा गया, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जो है इनको दिया गया आपका हिंदी साहित्य के लिए। और 2017 का ये HSSC के एग्जाम में, अभी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, जो आपका कौन सा 2018 के बाद 2019 के अंदर मलयालम भाषा के लिए किसको दिया गया, मलयालम भाषा के लिए किसको दिया गया, अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी। अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी जो है इनको दिया गया, नंबूदरी। तो इनको दिया गया आपका 2019 का। उसके बाद 2019 के बाद बात कर लेते हैं 2020 की। तो 2020 के अंदर जो है वो किसको दिया गया, तो 2020 के अंदर अभी तक हम बात करें टोटल 2020 और 2021, 2021 का भी दिया जा चुका है। तो 2020 का किसको दिया गया, ये दिया गया नीलामणि फूफान। नीलामणि फूफान जो है इनको दिया गया असमिया भाषा के लिए, असमिया भाषा के लिए जो है वो दिया गया। और 2021 की बात करें, ये 2021 का मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दामोदर मोजो जो है वो हो जाएंगे। और इनको दिया गया किस भाषा के लिए, कोंकणी भाषा के लिए जो है वो दिया गया। तो ये हो गया आपका 2021 तक। टोटल की बात करें तो 1965 से लेकर 2021 तक कुल कितने आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा चुके हैं, तो वो दिए जा चुके हैं 65। टोटल 65 जो है वो पुरस्कार यहाँ पे दिए जा चुके हैं। तो ये हो गए, ये सारे के सारे आप नोट कर लेना। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछे गए वो हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बारे में आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इसका प्रयोग जो है वो आपका कब शुरू किया गया, चुनाव के लिए ईवीएम वोटिंग मशीन का प्रयोग जो है वो आपका कब शुरू किया गया, तो 1982 के अंदर आपके इलेक्शन हुए थे। कहां पर, केरल के अंदर। तो केरल के अंदर
1982 के चुनाव में मई 1982 में जो है सबसे पहले ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका प्रयोग शुरू हुआ था। उससे पहले आपको पता है कि इसका बैलेट बॉक्स जो है उसका यूज किया जाता था। बैलेट बॉक्स कौन सा? तो पुरानी मूवी के अंदर आपने देखा होगा जो एक लेटर पैड यानी एक पेज के ऊपर स्टैंप लगाकर एक बॉक्स में डाले जाते थे, वो बैलेट बॉक्स। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो आपके बैलेट बॉक्स जो उनका यूज किया जाने लगा, वो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर एक आपका कंट्रोल यूनिट होता है, एक आपका बैलेट यूनिट होता है। तो ये आपका सबसे पहले केरल के अंदर 1982 के चुनाव में यूज किया गया था। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा? तो जो आपका वोटिंग एज जो है, वोटिंग एज जो है वो आपकी कितनी है? वोट करने की एज, तो वो आपको पता है 21 वर्ष जो है वो है, 18 वर्ष। 18 वर्ष जो है वो आपकी वोट करने की एज है। और ये आपकी कब की गई? पहले आपकी कितनी थी? तो पहले 21 वर्ष जो है वो एज थी, और 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। कौन सा आपका संविधान संशोधन हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 के अंदर हुआ था, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे डाउट पता है क्या होता है? 61वां संविधान संशोधन 1989 था, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेना 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? तो एक्ट आपका 1988 का था, क्योंकि ये जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन जो हुआ था, इसका एक्ट जो है प्रस्ताव 1988 के अंदर आया था और इसको पारित कर दिया गया 1989 के अंदर, इसको लागू कर दिया गया। तो इसीलिए 61वां संविधान संशोधन 1989 को जो है आपका 21 से 18 की गई, लेकिन एक्ट अगर पूछ ले तो 1988 का एक्ट था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, मई 1998 के अंदर भारत के द्वारा कितने परमाणु परीक्षण किए गए? सबसे पहली बात मई 1998, उसके बाद भारत के द्वारा तो कहां पर किए गए? तो ये किए गए पोखरण के अंदर। अब पोखरण कहां पर है? पोखरण आपको पता है राजस्थान के अंदर है। तो राजस्थान के पोखरण के अंदर जो है आपके मई 1998 यानी 11 मई 1998 टोटल कितने? 5 जो वो आपके परमाणु परीक्षण किए गए। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। टोटल कितने? 5। अब ये 5 थे, 5 के नाम भी रखे गए होंगे ना कुछ न कुछ, तो वो नाम क्या थे? तो सबसे पहले का नाम शक्ति 1, उसका शक्ति 2, 3, 4, 5, ये जो है इन 5 परीक्षण के यहाँ पर नाम रखे गए। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें इसके अंदर कि ओवरऑल इसका नाम क्या रखा गया? ओवरऑल रखा गया ऑपरेशन शक्ति, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग जो थे उनका नाम तो रख दिया ना, शक्ति 1, शक्ति 2, तो ऑपरेशन शक्ति जो है इसका आपका ओवरऑल जो है वो इसका नाम रखा गया। इसका तो था आपका ऑपरेशन शक्ति, लेकिन आपको पता है एक और जो है इससे पहले एक परमाणु परीक्षण जो है वो आपका किया गया था, जो कि आपका असफल रहा था। कौन सा था? जो कि आपका मई 1974 के अंदर, मई 1974 के अंदर जो इंदिरा गांधी के समय में किया गया था, जिसका नाम था क्या? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा जो उसका नाम था, और इसका आपका ऑपरेशन शक्ति हो जाएगा। अब देखो उस समय तो इंदिरा गांधी के टाइम में था, इस समय किसके टाइम में था? अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनके टाइम में था। अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनके टाइम में था आपका 1998 के अंदर, मई 1998, वो था आपका मई 1974। और आपका ऑप्शन नंबर सी 5 जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। और इसमें जो मेन रोल किसने निभाया था? अब्दुल कलाम जो है, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जो है, एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके आप जीवनी पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। आप YouTube पे भी सुन सकते हैं इनके बारे में। तो अब्दुल कलाम जो है ये आपके मेन रोल में इसके अंदर थे। और एक आपको याद होगा पोखरण के नाम से मूवी भी बनी है, पोखरण के नाम से मूवी भी बनी है, जिसमें लीड रोल में कौन थे? तो वो थे जॉन इब्राहिम। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, जॉन इब्राहिम जो पोखरण के बारे में बताया गया। अब्दुल कलाम जो कि साइंटिस्ट के तौर पर यहाँ पर सबसे मेन रोल में थे, और उसके बाद उनको देश के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर भी इनको सिलेक्ट किया गया। यानी 11वें राष्ट्रपति बने कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? अभी तो 14वें हैं, आप सभी को पता है, रामनाथ कोविंद। और ये थे 11वें रामनाथ कोविंद। तो ये आपका हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से जिनको जाना जाता है। इनकी रचना विंग्स ऑफ फायर जो है इनकी वो एक रचना थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, विंग्स ऑफ फायर। तो ये ध्यान रख लेना। और बाकी चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट। ये सारे के सारे पोखरण वाले इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसके टाइम में हुए थे, कब हुए थे, ये सारी चीजें इसमें। किस वर्ष एडमंड हिलेरी और तेनजिन नोर्गे जो है वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे? एडमंड हिलेरी कहाँ का निवासी? तो एडमंड हिलेरी आपके ओकलैंड कहाँ पर पड़ता है? ओकलैंड न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड का। और उसके बाद तेनजिन नोर्गे जो है ये कौन? ये कहाँ के? नेपाल। तो ये दो जो है आपके माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे 1953 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 29 मई 1953 को
माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इसकी आपकी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, आपकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यहाँ पे कितनी ऊंचाई 8848.86। तो ये आपकी ये मीटर इतनी ऊंचाई जो है इसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो जाएगी। और माउंट एवरेस्ट है कहाँ पे? नेपाल में है। आपको पता है कहाँ पर? नेपाल के अंदर है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल जो है जिसकी राजधानी काठमांडू है। और अगर फीट में बात करें इसकी कितनी, तो 29,031.7 फीट जो वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये हो गया। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? सागर माथा जो है वो बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर। नेपाल के यानी जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की जाती है तो कहाँ से इसके ऊपर चढ़ा जाता है? तो दो रास्ते हैं, एक तो नेपाल से चढ़ाई होती है, एक आपकी चीन से। नेपाल और चीन दो आपकी तरह से दो तरफ से आपकी चढ़ाई होती है माउंट एवरेस्ट पर के ऊपर। 8,848.86 मीटर ऊंचाई और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वो रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन को परास्त किया था। देखिए वाटरलू का युद्ध जो है सबसे पहले वाटरलू आपका है कहाँ पे? तो ये आपका आज के बेल्जियम के अंदर जो है आपका वाटरलू हो जाएगा। और इसका युद्ध हुआ आपका कब? 18 जून 1815 को। और इसमें जो है एक तरफ था नेपोलियन और दूसरे तरफ काफी सारे देश मिलकर इसके विरुद्ध लड़ रहे थे। और उस दूसरे तरफ से जो काफी सारे देश थे उसमें जो नेतृत्व किया था वो था विलिंगटन के ड्यूक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या जो है वो आपकी कब हुई? तो 44 BC में। ऑप्शन नंबर सी। ये वर्ल्ड जीके के वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट ध्यान रख लेना, अगर आएंगे तो एज इट इज आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? भूमध्य रेखा की बात करें तो आपकी 0 डिग्री, यानी जो अर्थ की बात करें तो अर्थ को बिल्कुल सेंटर से काटती है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री लाइन, ऊपर आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध। भारत कहाँ पे है? तो भारत आपका यहाँ पे लाई करता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। और भूमध्य रेखा पर दिन और रात 12-12 घंटे के। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और इसी भूमध्य रेखा के आपके उत्तर में है कौन सी? कर्क रेखा, जिसके बारे में हमने अभी बात की। दक्षिण में आपकी कौन सी है? तो मकर रेखा जो है वो दक्षिण में रहेगी। तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किस ग्रह के 2 लघु उपग्रह फोबोस और डिमोस कहे जाते हैं? देखिए ग्रह की बात करें तो मंगल वो ग्रह है जिसके आपके 2 उपग्रह है, कौन से? एक फोबोस एक डिमोस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब देखो मंगल की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? लाल ग्रह के रूप में इसको हम जानते हैं। और मंगल को लाल ग्रह क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके ऊपर किसकी अधिकता है? तो इसके ऊपर आपकी आयरन ऑक्साइड जो है उसकी अधिकता है और इसकी वजह से ये लाल दिखाई देता है और इसीलिए इसको लाल ग्रह, रेड प्लेनेट जो है वो बोला जाता है। अब देखो अभी हमने बात किया कि इसकी माउंट एवरेस्ट की हमने बात की ना अभी, सबसे ऊंची चोटी। लेकिन ध्यान रख लेना सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी, सौर मंडल की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है ऊंची पर्वत श्रृंखला। तो वो हो जाएगी आपकी, वो पृथ्वी की थी, आपके माउंट एवरेस्ट के बारे में बात किया था। ये आपकी सौर मंडल की है। तो सौर मंडल की कौन सी? तो निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया जो है वो आपकी ओलंपिया, ये आपकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो कि आपकी कहां पर पड़ती है? ये मंगल ग्रह के ऊपर है, जिसकी ऊंचाई अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, हमने अभी अभी बात की 8,848.86 मीटर जो इसकी ऊंचाई है। तो इसी का आपका लगभग 3 गुना ऊंचा, वो 8,848.86 मीटर, और इसका लगभग 3 गुना ऊंचा निक्स ओलंपिया जो कि मंगल ग्रह के ऊपर जो है वो रहेगा। तो ये ध्यान रख लेना, मंगल ग्रह ऑप्शन नंबर सी। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन में देखो ये यूरेनस दे रखे, ये शुक्र, शुक्र को हम वीनस बोलते हैं। तो शुक्र और वीनस, यूरेनस अरुण और आपका कौन सा? अरुण और शुक्र, यानी यूरेनस और वीनस, ये दो जिसको हम शॉर्ट में यू और वी बोल देते हैं, ये दो ऐसे ग्रह है जो आपके पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। पूर्व से पश्चिम, बाकी सारे के सारे आपके पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। सिर्फ दो ऐसे हैं यूवी ऐसे हैं जो आपके पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो ये ध्यान रख लेना। अब देखो अगर हम बात करें सूर्य की, ये आपका सन हो जाएगा। सन के बाद सबसे पहला कौन सा है? बुध है। दूसरा कौन सा है? शुक्र है। बुध है, शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, और उसके बाद कौन सा? मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद आपका शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। अरुण और वरुण, टोटल 8 प्लेनेट है। 8 के बिल्कुल सेंटर में 4 इधर कर दो, 4 इधर, अंदर वाले इंद्र ग्रह, बाहर वाले बाह्य ग्रह हो जाएंगे एक्सटर्नल प्लेनेट, और इनके बीच में पाए जाते हैं आपके क्षुद्र ग्रह, जो एग्जाम में पूछा गया। क्षुद्र ग्रह कहाँ पे? मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बुध और शुक्र जो शुरू वाले, जो ऐसे आपके सामने जो
प्लेनेट है, जो ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह जो है वो नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो, अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा, तो आपको एक सेकंड, इसमें देखो कौन सा हो गया हमारा फोबोस डिमोस हो गया, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कौन सा, कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा हो जाएगा, सबसे गर्म, एक सेकंड देखो, सबसे गर्म ग्रह जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये कमेंट करके आपको बताना है। पहला क्वेश्चन तो ये रहा। दूसरा क्वेश्चन और कौन सा हो जाएगा, तो टोटल आपके दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा प्लेनेट या सबसे बड़ा आपका ग्रह जो है वो कौन सा है, तो ये कमेंट करके यहाँ पे बता देना। और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इस क्लास में हम इतने क्वेश्चन करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आप नोट करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसी ये सीरीज कंप्लीट होगी ना 969 पेज की, कंप्लीट होने के बाद आप एक बार किसी भी पेपर को उठाना और उसके बाद ये नोट्स उठा के देखना, आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे, करंट अफेयर को छोड़ के। जो आपके इंडिया जीके, जो वर्ल्ड जीके, जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।